अच्छा जी, हमने पिछली क्लास में हमने ये एक्सरसाइज की थी। आपकी स्क्रीन पर अभी शो हो रहा है। 5 क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में किए थे। ये हमारा पास अब ये छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप ये इसमें 3 पार्ट्स हैं। मतलब पहला पार्ट ये कह रहा है कि आप साबित करें एन हमारे पास क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास। एन हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है। आप लोग ये साबित करें कि 9 जो है ये इस पूरी वैल्यू को क्या करता है, डिवाइड करता है। एन हमारे पास क्या है, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। बस आपने ये साबित करना है कि 9 जो है ये इस 10 पावर एन प्लस 3 इंटू 4 पावर एन प्लस 2 प्लस 5 इस वैल्यू को डिवाइड करता है। ये आप लोग साबित करें। तो इसको साबित करने के लिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन का सहारा लेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन के जरिए हम इस क्वेश्चन को साबित करेंगे। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में आपको मालूम है क्या होता है। सबसे पहले हम n इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। मतलब फॉर n इनिशियल वैल्यू के लिए हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह हमें गिवन है कि n की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, 0 से बड़ी है। तो इसलिए हम 0 से बड़ी वैल्यू लेंगे। तो इंटीजर में फिर 0 से बड़ी वैल्यू कौन सी होती है, वो 1 होती है। तो अब हम n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट लेंगे पहली कंडीशन में। तो जब आप n इज इक्वल टू 1 लें तो ये हमारे पास बन जाएगा 10 पावर 1 प्लस 3 इंटू 4 पावर 1 प्लस 2, मतलब 3 इंटू 4 क्यूब प्लस 5। इसको जरा आप कैलकुलेटर तो ऐसी भी आप लोगों के पास अलाउड होता है अगर एग्जाम भी हो। तो अगर आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो हमारे पास आता है 207 207 आता है। तो 9 जो है, आया वो 207 को डिवाइड करता है या नहीं, तो बिल्कुल 9 जो है वो 207 को डिवाइड करता है। जब आप 9 को 23 से ज़रब दे दो, जब आप 9 को 23 से ज़रब देते हो फिर हमारे पास क्या आता है, 207 आता है, 207 हमारे पास आता है। इसलिए 9 जो है वो बिल्कुल 207 को डिवाइड करता है। तो पहली कंडीशन तो हमारे पास होल्ड हो गई। मतलब ये जो फॉर n इज इक्वल टू 1 जो है, ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है, ये जो आपको नजर आ रही है, ये पूरी स्टेटमेंट फॉर n इज इक्वल टू 1, ये स्टेटमेंट क्या है, ये हमारे पास ट्रू है। अब मैथमेटिकल इंडक्शन में आपको मालूम है फिर हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में हम ये करते हैं, फर्ज कर लेते हैं कि ये फॉर n इज इक्वल टू के ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये हम फर्ज कर लेते हैं। तो हमने फर्ज कर लिया कि मतलब फॉर n इज इक्वल टू के 9 जो है वो डिवाइड करता है 10 पावर के प्लस 3 इंटू 4 पावर के प्लस 2 प्लस 5। ये हमने फर्ज कर लिया और इसको हमने 1 का नाम दे दिया। इक्वेशन 1 नहीं बल्कि इसे हम एक तरह से रिलेशन 1 का नाम दे देते थे। तो हमने ये फर्ज कर लिया कि 9 इस पूरी एक्सप्रेशन को डिवाइड करता है। तो अब हम साबित करेंगे फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1। मतलब हमने ये सेकंड स्टेप में हमने फर्ज कर लिया कि ये स्टेटमेंट जो है फॉर n इज इक्वल टू के ट्रू है। अब हम थर्ड स्टेप में इस बात को फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1 सही साबित करेंगे। मतलब हम ये साबित करेंगे कि 9 जो है वो डिवाइड करता है 10 पावर के प्लस 1 प्लस 3 इंटू 4 पावर के प्लस 1 प्लस 2 प्लस 5। 9 इस को मतलब ये जो स्टेटमेंट आपको नजर आ रही है, 9 इसको डिवाइड करता है। ये बात हमने साबित करनी है। लेकिन जरा पहले इसको कंसिडर करना है। मतलब 10 पावर के प्लस 1 प्लस 3 टू 4 पावर के प्लस 1 प्लस 2 प्लस 5, इसको जरा कंसिडर कर लें, एक नजर जरा इसको देख लें। इसमें हम थोड़ा, क्योंकि ये जो हम जनरली कैलकुलेशन कर रहे हैं, जनरली मतलब ये एक तरह से चेक कर रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, हम खाली इसको मतलब हम जो इसको जो जनरली चेक कर रहे हैं, तो इसको हम ऐसी शक्ल बनाएंगे कि हमारे लिए ये मालूम करना आसान हो सके कि आया ये वाकई डिवीजन होती है या नहीं होती। तो जरा इसको कंसिडर कर लें। ये जो मैंने हाईलाइट की हुई है, हाईलाइटेड स्टेटमेंट को जरा आप लोग कंसिडर कर लें कि ये हमारे पास है जो 10 पावर के प्लस 1 प्लस 3 पावर 4 3 इंटू 4 पावर के प्लस 1 प्लस 2 प्लस 5। तो 10 पावर के प्लस 1 को हम 10 पावर के इंटू 10 लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। मतलब इन बेसिस को हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। यहाँ पर यहाँ पर क्या है, 4 पावर के प्लस 2 प्लस 1। तो हम 4 पावर के प्लस 2 प्लस 1 या 4 पावर के प्लस 1 प्लस 2 को अलग अलग करके लिख सकते हैं। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4 पावर 1 इंटू 4 पावर के प्लस 2, क्योंकि इससे ये 4 पावर के प्लस 1 प्लस 2 वापस आता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं और 5 हम अपनी जगह लिखते हैं। फिर आगे हम क्या करते हैं, आगे हम इस तरह कर लेते हैं कि देखें ये क्या है, हमारे पास 10 पावर के इंटू 10। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 10 पावर के इंटू 10। तो 10 पावर के इंटू 10 को हम 10 पावर के इंटू 9 मतलब 10 पावर के इंटू 10 को हम 10 पावर के प्लस 9 इंटू 10 पावर के इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि इससे हमारे पास
10 पावर के क्या 10 पावर के इंटू 10 हमारे पास क्या होता है, वापस आता है। मतलब अगर ये मैं आपको इधर वर्ड में दिखाऊं, आसान सी बात है, लेकिन चलिए आप कंफ्यूज ना हो तो इसलिए मैं आपकी आसानी के लिए जरा आपको यहाँ वर्ड में दिखा देता हूँ। ये देखें, अगर फर्ज करें हमारे पास लिखा हुआ है, फर्ज करें हमारे पास 10x है, तो क्या 10x को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 9x प्लस x, इससे हमारे पास 10x वापस आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हमारे पास ये 10 पावर के इंटू 10 को हम अगर 10 पावर के प्लस 9 इंटू 10 पावर के लिखते हैं तो इससे 10 पावर के इंटू 10 हमारे पास वापस आ जाता है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। फिर आप जरा इसको देख लें, इस पूरी एक्सप्रेशन को देख लें, मतलब 3 इंटू 4 पावर के प्लस 2 इंटू 4 पावर, इसको देख लें तो देखें ये हमारे पास क्या, अगर हम इसको ऐसे लिख लें कि 3 इंटू 4 पावर के प्लस 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 पावर के प्लस 2, इस तरह लिख लें, इससे हमारे पास क्या आता है, वही यही चीज वापस आ जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये मतलब अगर 3 इंटू 4 पावर के प्लस 2 को फर्ज करें आप x का नाम दे दें, फर्ज कर लें कि ये 3 इंटू 4 पावर के प्लस 2 क्या है, x के बराबर है। मैं कहना ये चारों के फर्ज करें कि 3 मल्टीप्लाई बाय 4 पावर के प्लस 2, फर्ज कर लें कि ये क्या है हमारे पास x के बराबर है, ठीक है। तो ये हमारे पास फिर ये पीडीएफ में फिर ये क्या बनता है, ये बनता है 4x, ठीक है। मतलब फर्ज कर लें कि 3 इंटू 4 पावर के प्लस 2 x के बराबर है, तो ये मतलब फिर बनता है 4x, ठीक है ना। फर्ज कर लें 3 इंटू 4 पावर के प्लस 2 x के बराबर है, तो ये बनता है 4x। तो 4x को हम क्या 3 इंटू एक्स प्लस एक्स लिख सकते हैं ना, मतलब ये 3x हो गया एक तरह से, ये वाला ये 3x हो गया और ये खाली x हो गया, ठीक है ना। समझ आ रही है ना मेरी बात। ये मतलब मैं दोबारा से बता दूं कि मैं फर्ज कर लें कि हम 3 इंटू 4 पावर के प्लस 2 ये x के बराबर है, तो ये 4x बन गया, तो 4x को हम 3x प्लस x करके लिख सकते हैं। मतलब 4x को हम 3x प्लस x इस तरह करके लिख सकते हैं, ठीक है। और ये बाकी 5 अपनी जगह पर। ये सब हमने क्यों किया, ये सब हमने इसलिए किया कि अब देखें, अब ये वाली जो टर्म है ये पूरी, ये हमारे पास बन रहा है 10 पावर के प्लस 3 इंटू 4 का पावर के प्लस 2 प्लस 5, ये बिल्कुल कंडीशन 2 वाली एक्सप्रेशन बन रही है। आप देख सकते हैं ये 1, मतलब ये जो जिसको हमने रिलेशन 1 का नाम दिया हुआ है, तो ये जो पहली जो एक्सप्रेशन है ये वाली, जिसको मैं अभी जिस पर मैं कर्सर फेर रहा हूँ, ये बिल्कुल रिलेशन 1 वाली एक्सप्रेशन बन रही है, ठीक है। और बाकी एक्सप्लेनेशन को अपनी जगह फिलहाल रखें। तो अब कंडीशन 2 के मुताबिक तो हमें पता है कि 9 जो है ये इस अंडरलाइन स्टेटमेंट को डिवाइड करता है, अंडरलाइन एक्सप्रेशन को डिवाइड करता है, ठीक है। ये तो हमें कंडीशन 2 से हमें पता चल गया। रह गई ये वाली है एक्सप्रेशन, मतलब 9 इंटू 10 पावर के प्लस 3 इंटू 4 पावर के प्लस 2, इसको देख लें जरा। तो आया 9 इसको डिवाइड करता है या नहीं, तो 9 इसको बिल्कुल डिवाइड करता है। मतलब ये जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन है 9 इसको बिल्कुल डिवाइड करता है। क्यों, क्योंकि अगर आप इसको देखें 9 इंटू 10 पावर के प्लस 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 4 पावर के प्लस 2, इसको जरा देख लें तो ये क्या बनता है 9 इंटू 10 पावर के प्लस 3 इंटू 3, मतलब 9 इंटू 4 पावर के प्लस 2। तो इससे जरा अगर आप 9 कॉमन ले लें, इससे अगर आप 9 कॉमन ले लें, ठीक है ना, तो ये क्या बन जाएगा 10 पावर के प्लस 4 पावर के प्लस 2। तो 9 इस एक्सप्रेशन को बिल्कुल डिवाइड करता है। क्यों डिवाइड करता है, इसको मैं आपको आसान मिसाल से समझाता हूँ कि फर्ज करें अगर हमारे पास है ए बी प्लस ए सी, अगर इससे हम पहली बात तो ये कि इससे अगर हम ए कॉमन ले लें तो ये ए इंटू बी प्लस सी बनता है। तो ये ए इंटू बी प्लस सी ए से बिल्कुल डिवाइड होता है। क्यों डिवाइड होता है, यहाँ पर ये जो ए है ये इस ए वर्क को कैंसिल कर देता है एक तरह से। इससे हमारे पास क्या होता है रिमाइंडर, मतलब वो एक तरह से जीरो आ जाता है, ठीक है ना। मतलब एक तरह से ये जो डिवीजन क्या होती है हमारे पास कंप्लीट होती है। क्योंकि अगर आप ए बी प्लस ए सी से अगर आप ए कॉमन ले ले तो ये ए इंटू बी प्लस सी बनता है, जो कि ए से कैंसिल होता है। मतलब ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये ए से बिल्कुल डिवाइड होती है। तो यहाँ पर भी वही बात है, यहाँ पर हमने 9 कॉमन लिया हुआ है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो डिवीजन हो रही है वो 9 से हो रही है। तो जब डिवीजन 9 से होगी तो 9 9 से कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि 9 इस ये वाली इस एक्सप्रेशन को भी डिवाइड करता है,
और ये जो दूसरी वाली एक्सप्रेशन है जिस पर मेरा कर्सर चल रहा है, ये इसको भी डिवाइड करता है। मतलब इसको अगर आप ए का नाम दे दो, इसको आप बी का नाम दे दो, तो फिर आपको नंबर थ्योरी का मैंने पिछला क्लास में थ्योरम पढ़ाया था कि अगर ए बी को भी डिवाइड करे और ए सी को भी डिवाइड करे तो फिर ए बी एक्स प्लस सी वाई को भी डिवाइड करता है। ठीक है ना? तो चूंकि 9 इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है तो फिर 9 इन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा। मतलब क्या है कि 9 जो है ये इस पूरी एक्सप्रेशन को डिवाइड कर रहा है। एक तरह से 10 पावर के प्लस 1 प्लस 3 इंटू 4 पावर के प्लस 1 प्लस 2 प्लस 5 को 9 डिवाइड करता है। मतलब ये एक तरफ से कंडीशन जो है, ये स्टेटमेंट जो है वो n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। ट्रू है तो मतलब क्या हुआ? मतलब इसका यही हुआ कि ये स्टेटमेंट एज अ ओवरऑल ट्रू है, क्योंकि मैथमेटिकल इंडक्शन की तीनों कंडीशंस क्या हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं एक तरफ से। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ इस बात का कि ये एक तरह से स्टेटमेंट ट्रू है बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। तो 9 जो है ये इस पूरी एक्सप्रेशन को डिवाइड करता है। ठीक हो गया ना? इसी तरह ये पार्ट बी है कि 14 आप साबित करें कि 14 जो है वो 3 पावर 4 एन प्लस 2 प्लस 5 पावर 2 एन प्लस 1 को डिवाइड करता है। इसको जरा आप खुद एक नजर देख लें और मैं आपको चलें पार्ट सी करवा देता हूँ। पार्ट बी जो है वो आप खुद देख लें। ठीक है, मैं आपको पार्ट सी करवा देता हूँ। तो पार्ट सी क्या कहता है? पार्ट सी यही कहता है कि आप साबित करें कि 64 डिवाइड करता है 7 पावर 2 एन प्लस 16 एन माइनस 1 को। ये बात आप साबित करें। तो इसको भी हम मैथमेटिकल इंडक्शन से साबित करेंगे। तो फॉर एन इज इक्वल टू 1 अगर आप चेक कर लें तो फॉर एन इज इक्वल टू 1 ये बनता है 7 स्क्वायर प्लस 16 इंटू 1 माइनस 1, मतलब ये 64 आता है। तो 64 तो अपने आप को ऑब्वियसली डिवाइड करता है। तो पहली कंडीशन तो बहुत आसानी से सेटिस्फाई हो रही है। तो दूसरी बार हम फर्ज कर लेते हैं कि ये फॉर एन इज इक्वल के फर्ज कर लें ये 2 है। मतलब 64 जो है वो 7 पावर 2 के प्लस 16 के माइनस 1 को डिवाइड करता है। तो वैसे अगर डिवाइड करता है, मतलब जब ए बी को डिवाइड करता है तो नंबर थ्योरी क्या कहती है? नंबर थ्योरी यही कहती है कि हमारे पास एक इंटीजर सी एग्जिस्ट करेगा, यहाँ तक के बी जो है वो ए और सी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये हमें नंबर थ्योरी कि अगर ए बी को डिवाइड करता है तो फिर हमारे पास एक इंटीजर सी एग्जिस्ट करता है कि बी जो है वो ए और सी के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है। तो ये नंबर थ्योरी के मुताबिक इन्होंने ये लिख लिया कि 7 पावर 2 के प्लस 16 के माइनस 1 इट इज इक्वल टू 64 क्यू। तो क्यू जो है ये हमारे पास एक इंटीजर है। ये हमने उस डेफिनेशन के मुताबिक जो डिवाइजर की जो डेफिनेशन है कि अगर ए बी को डिवाइड करता है तो फिर एक इंटीजर सी होगा, यहाँ तक कि बी जो है वो ए और सी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है ना? तो उस डेफिनेशन के मुताबिक ये इस तरह लिखा है कि 7 पावर 2 के प्लस 16 के माइनस 1 इट इज इक्वल टू 64 क्यू। लेकिन बहरहाल ये तो सेकंड कंडीशन है, ये तो हमारी अजम्पशन है। हमने तो अब इस बात को तीसरी केस में n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए ट्रू साबित करना है। तो के प्लस 1 के लिए जरा पहले आप इस कंडीशन को देख लो या स्टेटमेंट को देख लो कि 7 पावर 2 के प्लस 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 16 इंटू के प्लस 1 माइनस 1। यहाँ पर माइनस 1 मिसिंग है, ये आप करेक्शन कर लीजिएगा, ये मिस प्रिंट है, इसको यहाँ पर 1 आता है। ठीक है, तो इसको जरा आप देख लें, ये बनता है 7 पावर 2 के इंटू 7 स्क्वायर प्लस 16 के प्लस 16 माइनस 1। ये हमारे पास बनता है 7 स्क्वायर क्या होता है 49 इंटू 7 पावर 2 के प्लस 16 के प्लस 16 माइनस 1 अपनी जगह पर। 49 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 प्लस 48, 1 प्लस 48 इंटू 7 पावर 2 के, बाकी स्टेटमेंट अपनी जगह पर। ठीक हो गया? अब 7 पावर 2 के को इससे जरा मल्टीप्लाई कर लें तो ये बनता है 7 पावर 2 के प्लस 48 इंटू 7 पावर 2 के और बाकी अपनी जगह पर। तो जरा एक काम कर लें, ये 7 पावर ये हो गया 7 पावर 2 के, ये है यहाँ पर मतलब देखें ये हो गया 7 पावर 2 के, ये है 16 के और ये माइनस 1। इसको जरा एक जगह पर बना दें क्योंकि कंडीशन में भी है या स्टेटमेंट में भी हमारे पास 7 पावर 2 के प्लस 16 के माइनस 1 है। तो इसको जरा एक जगह लिख लें। तो जब आप एक जगह लिखेंगे तो बाकी क्या बच जाएगा? बच जाएगा 48 इंटू 7 पावर 2 के प्लस 16, ये बच जाएगा। तो इससे आप 16 कॉमन ले लें तो ये बनता है 3 इंटू 7 पावर 2 के प्लस 1। ठीक है, ये बनता है हमारे पास। अच्छा, ये किसके बराबर है? ये बराबर है 64 क्यू के बाई कंडीशन 2 या बाई इक्वेशन 1 जो हमने ली हुई है, और बाकी ये 16 इंटू दिस एक्सप्रेशन अपनी जगह पर। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? यहाँ पर हम इस तरह करते हैं कि 16 को जरा हम कॉमन ले लेते हैं। 16 को कॉमन ले लेते हैं तो, लेकिन बहरहाल वैसे एक बात बताऊं, इस स्टेप की भी जरूरत नहीं है। इस स्टेप को चुने आप इग्नोर कर सकते हैं, इस स्टेप की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बस आप देख लें 64 क्यू प्लस 16 इंटू 3 इंटू 7
पावर 2 के प्लस 1, इसको जरा देखते हैं। तो बाय इक्वेशन 1 64 जो है वो 64 क्यूब को बिल्कुल डिवाइड करता है, ठीक है ना। ये तो वो मतलब ये वाली जो एक्सप्रेशन है, x को तो 64 लास्ट वन डिवाइड करता है बाय कंडीशन 2। और यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर मतलब एक तरह से लिखा हुआ भी है कि 64 दिस डिवाइड्स दिस एक्सप्रेशन बाय आवर सब्स्टिट्यूशन कंडीशन 2 जो है। और फिर आगे क्या लिखा हुआ है कि 64 डिवाइड्स दिस, ये जो एक्सप्रेशन है 16 इंटू 3 इंटू 7 पावर 2 के प्लस 1, इसको भी 64 डिवाइड करता है। और फिर साथ क्या लिखा हुआ है, ऑब्वियसली लिखा हुआ है। ऑब्वियसली का क्या मतलब है कि ये बात ऑब्वियस है कि 64 इस 16 को इस एक्सप्रेशन को क्या करता है, डिवाइड करता है। ये जरा मैं आपको वर्ड में समझाता हूँ ये कैसे डिवाइड करता है। पहले जरा देखें इसको, ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास, ये लिखा हुआ है कि 16 इंटू अच्छा, ये हमारे पास लिखा हुआ है कि 16 इंटू 3 इन डॉट 7 पावर 2 के प्लस 1 डिवाइडेड बाय 64, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह बनता है। तो देखें 16 फोर्स आर 64, मतलब 16 64 को कैंसिल करता है ना, तो एक्चुअली ये फिर क्या बन जाता है, ये बनता है 16 हट गया, कैंसिल हो गया 64 से, तो 16 फोर्स आर 64। ये एक्चुअली क्या बनता है 3 इंटू 7 पावर 2 के प्लस 1। ये कहना ये चाह रहे हैं, इन्होंने ये कहा है कि ऑब्वियस बात है कि ये एक्सप्रेशन 4 से डिवाइड होगी। बात ये है कि एक्चुअली आप इस के को कोई भी वैल्यू देंगे, किसी भी किस्म की वैल्यू दें आप के को, तो लाजमी ये 4 से डिवाइड होगी। कैसे, फर्ज कर लें अगर मैं कहता हूँ कि के 1 के बराबर है, फर्ज कर लें के 1 के बराबर है, तो ये बनता है 3 इंटू 7 पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। ये बनता है डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब देखें और यहाँ पर मैं ब्रैकेट में आपके आसान के लिए भी लेता हूँ कि यहाँ मैंने पहले के 1 लिया है, तो इससे हमारे पास क्या है 7 स्क्वायर 49, तो ठीक है 49 इंटू 3 प्लस 1, तो 49 इंटू 3, अगर आप 49 को 3 से जरब देते हैं तो हमारे पास मतलब यहाँ पर चले मैं आपको कैलकुलेटर में आसानी से के लिए करवा देता हूँ कि अगर आप 49 को 3 से जरब दें, ये आ गया हमारे पास 147, ठीक है। मतलब 7 स्क्वायर 49 है ना, इसको मैं आपके आसानी के लिए 49 भी लिख देता हूँ, ठीक है। मतलब ये 3 इंटू 49, तो 3 इंटू 49 क्या 147, फिर 147 को जब आप 1 से जमा करेंगे तो ये आता है 148, ठीक है। और 148 को अगर आप 4 पर डिवाइड करें तो रिमाइंडर बिल्कुल जीरो आता है, क्योंकि 437 और 148, मतलब ये एक्चुअली आता है 148 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 37। कहने का मकसद ये है कि अगर आप के को कोई भी वैल्यू देंगे, जो भी इससे नतीजा आएगा वो हर सूरत 4 पर डिवाइड होगा, इसलिए यहाँ पर ये ऑब्वियसली लिखा गया है। तो मतलब क्या हुआ, 64 जो है वो इस एक्सप्रेशन को भी डिवाइड करता है और इस एक्सप्रेशन को भी डिवाइड करता है, मतलब ए और बी दोनों को डिवाइड करता है। तो फिर 64 जो है वो इन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा। मतलब क्या हुआ कि ये स्टेटमेंट जो है फॉर के प्लस 1 बी हमारे पास क्या है, ट्रू है एक तरफ से, ठीक हो गया ना। तो इसकी तीसरी कंडीशन भी हमारे पास सेटिस्फाई होगी। तो मतलब क्या हुआ कि 64 हमेशा इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करेगा, चाहे इससे कोई भी नतीजा आए 64 उसे हर सूरत लाजमन डिवाइड करेगा, ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाएं। वो ये कहता है कि अगर फर्ज करने, पहली बात तो ये कि बी और एम आपको गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, बी और एम आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और ये कहते ही है कि अगर हम ए को बी पर डिवाइड करें तो फिर क्यू जो है वो कोशेंट होगा, आर रिमाइंडर होगा। ये बात तो ऑब्वियस है। आप साबित करें, आप साबित करें कि अगर हम हम एम ए को एम बी पर डिवाइड करते हैं
आप सब ये साबित करें कि जब हम एम ए को एम बी पर डिवाइड करते हैं तो क्यू उस केस में क्वोशंट होगा और एम आर उस केस में हमारे पास रिमाइंडर होगा। हमें ये गिवन ये है या ये बात ऑब्वियस है कि जब ए बी पर डिवाइड होता है तो क्यू क्वोशंट और आर रिमाइंडर होता है। तो आप साबित ये करें कि जब एम ए बी पर डिवाइड होगा तो फिर एम आर रिमाइंडर और क्यू हमारे पास क्वोशंट होगा। ये बात आप साबित करें। इस बात को हम यूक्लिड्स थ्योरम से साबित करेंगे। यूक्लिड्स थ्योरम क्या कहता है कि जब मतलब जब ए जो है वो बी पर डिवाइड होता है, ये वैसे ए डिवाइडेड बाई बी है, मतलब बी डिवाइड ए है, ठीक है। तो जब ए बी पर डिवाइड होता है तो यूक्लिड्स थ्योरम यही कहता है कि ए जो है वो बी क्यू प्लस आर के बराबर होता है। ये हमने काफी डिटेल से डिस्कस किया था। इस इक्वेशन को जरा आप m से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास आता है एम ए इज इक्वल टू एम बी क्यू प्लस एम आर। ठीक है, जरा ग्रुपिंग बना दें, मतलब एम बी को ग्रुप में लिख लें और एम आर को लिख लें। एक बात क्या ये है, बात ये है कि अगर जीरो आर से छोटा या उसके बराबर है और आर जो है वो बी से छोटा है तो एम हमारे पास पॉजिटिव नंबर है। आपको ये बात अच्छी तरह से पता है कि अगर फर्ज करें हमारे पास, या आपको ये बात अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, अगर अगर फर्ज करें वैसे हमारे पास, फर्ज करें अगर ए हमारे पास 20 से छोटा है, ये इनइक्वालिटी है, तो अगर इससे आप पॉजिटिव इंटीजर सी मल्टीप्लाई कर लें, सी हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि अगर इनइक्वालिटी में हम पॉजिटिव इंटीजर मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी पर कोई असर नहीं पड़ता, इनइक्वालिटी कोई रिवर्स नहीं होती। वो नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। लेकिन चूंकि यहाँ पर अब जीरो इज लेस देन इक्वल टू आर, आर इज लेस देन बी, ये इनइक्वालिटी है, तो अगर आप इस इनइक्वालिटी से पॉजिटिव इंटीजर एम मल्टीप्लाई कर लें तो ये इनइक्वालिटी सफर नहीं होगी, ये उसी तरह की रहेगी। मतलब जीरो विल बी लेस देन इक्वल टू एम आर एंड एम आर विल बी लेस देन एम बी। मतलब ये वाला टर्म हो गया एम ए, ये टर्म हो गया एम बी, और ये क्यू अपनी जगह पर और एम आर मतलब एक तरफ क्या हो गया, अपनी जगह पर ग्रुपिंग में हो गया। तो एम बी भी एलिमेंट, एम ए भी एलिमेंट, क्यू हमारे पास यहाँ पर क्वोशंट का किरदार अदा कर रहा है और एम आर इसमें हमारे पास रिमाइंडर का किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि इसकी कंडीशन जो यूक्लिड्स थ्योरम में है कि रिमाइंडर आर से जीरो से बड़ा होना चाहिए और बी से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर एम आर जीरो से बड़ा है और ये एलिमेंट एम बी जो है उससे मतलब छोटा है, एम आर जीरो से बड़ा है या उसके बराबर है, और ये एलिमेंट एम बी जो है वो उससे छोटा है। तो वही यूक्लिड्स थ्योरम वाली बात सेटिस्फाई हो रही है एक तरह से कि अगर एम ए जो है वो एम बी पर डिवाइड होता है या एम बी एम ए को डिवाइड कर रहा है, तो फिर मतलब क्या हुआ कि एम ए जो है वो एम बी इंटू क्यू प्लस एम आर के बराबर है। क्यू में हमारे पास क्वोशंट बन रहा है और एम आर एस में हमारे पास रिमाइंडर बन रहा है। मतलब यूक्लिड्स थ्योरम की डेफिनेशन हमारे पास क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, और एक डेफिनेशन हमने आज करनी है, वो क्या है, कॉमन डिवाइजर की। कॉमन डिवाइजर की डेफिनेशन ये है कि अगर कॉमन डिवाइजर मतलब एक तरह से दो एलिमेंट्स का या दो इंटीजर्स का कॉमन डिवाइजर उनको कॉमनली डिवाइड करता हो। मतलब अगर ए बी हमारे पास एक इंटीजर है, ठीक है, और दोनों हमारे पास नॉन जीरो है, इनका नॉन जीरो इसलिए होना जरूरी है कि फिर डिवीजन में मसला ना बने, या वैसे भी कॉमन डिवाइजर में मसला ना बने। तो लेकिन बहरहाल ए बी हमारे पास एक नॉन नेगेटिव मतलब इंटीजर्स हैं, ए भी हमारे पास इंटीजर है लेकिन नॉन नेगेटिव है। तो फिर सी, इंटीजर सी को हम इन दोनों का कॉमन डिवाइजर तब बोलेंगे अगर इंटीजर सी ए को भी डिवाइड करे और इंटीजर सी बी को भी डिवाइड करे। फिर इस केस में हम इंटीजर सी को ए और बी का कॉमन डिवाइजर बोलते हैं। मतलब जिस तरह देखें, फोर जो है, फोर अब मतलब फोर एक तरफ से टू पर भी डिवाइड होता है और सिक्स भी टू पर डिवाइड होता है। तो फोर और सिक्स का हमारे पास कॉमन डिवाइजर क्या है, टू है एक तरफ से, ठीक है ना, क्योंकि टू जो है वो फोर को भी डिवाइड करता है और टू जो है वो सिक्स को भी डिवाइड करता है। तो फोर और सिक्स का कॉमन डिवाइजर हमारे पास क्या है, टू है। लेकिन हम, हमारा जो मेन टास्क है वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर पर है, मतलब जीसीडी, जो आपने मैट्रिक मैट्रिक में या उसकी पहली वाली क्लासेस में पढ़ा हुआ भी है। लेकिन यहाँ पर हम इस ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को या जीसीडी को उस लो लेवल के मुताबिक डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि हम जीसीडी को हमारे अपने लेवल की नंबर थ्योरी या बीएससी लेवल के मुताबिक हम डिस्कस करेंगे, अपने हाई लेवल के मुताबिक हम इस बात को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, मतलब अगर ए और बी हमारे पास इंटीजर्स हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होगा, उसकी क्या कंडीशंस होंगी। तो देखें, अगर ए और बी हमारे पास इंटीजर्स है तो इंटीजर डी को हम इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोलेंगे। मतलब इंटीजर डी को हम ए और बी जो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, मतलब सॉरी नॉन नेगेटिव, मैं गलत बोल रहा हूँ,
नॉन नेगेटिव नहीं बल्कि नॉन जीरो, क्योंकि नॉन नेगेटिव में तो फिर पॉजिटिव इंटीजर्स भी आ जाते हैं ना, तो मतलब नॉन नेगेटिव में सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स ही होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स ही होते हैं। तो इस बात की वजह मैं थोड़ा कहने में गलती कर गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ए और बी नॉन जीरो इंटीजर्स हैं, नॉन नेगेटिव नहीं बल्कि ए और बी नॉन जीरो इंटीजर्स हैं, तो फिर इनका कॉमन डिवाइजर सी क्या होगा, वो एक ऐसा इंटीजर होगा जो ए और बी को दोनों को डिवाइड करता है, वो इनका कॉमन डिवाइजर होगा। ठीक है, इसी तरह अगर ए और बी नॉन जीरो इंटीजर्स हैं तो फिर इंटीजर डी को हम ए और बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जिसको हम शॉर्ट करके जीसीडी भी बोलते हैं, बोलेंगे। मतलब इंटीजर डी को हम ए और बी का जीसीडी बोलेंगे अगर डी जो है, ये इंटीजर डी जो है वो तीन कंडीशन सेटिस्फाई करे। पहली कंडीशन क्या है कि इंटीजर डी जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि इंटीजर डी जो है वो ए और बी दोनों को डिवाइड करेगा, ये तो कॉमन डिवाइजर की शर्त है। और तीसरी कंडीशन ये होनी चाहिए, फर्ज कर लें ए और बी का अगर कोई और कॉमन डिवाइजर है, ठीक है ना, फर्ज करें सी जो है वो ए और बी का कोई दूसरा कॉमन डिवाइजर है, तो फिर मतलब सी जो है वो ए को भी डिवाइड करता है और सी जो है वो बी को भी डिवाइड करता है, तो इस केस में फिर सी को डी को भी डिवाइड करना होगा एक तरफ से। ठीक है ना, मतलब ये थोड़ी तीसरी कंडीशन थोड़ी सी जरा हो सकता है आपको कंफ्यूजिंग लगे। पहली कंडीशन, पहली और दूसरी तो आसान है कि अगर ए और बी नॉन जीरो इंटीजर्स है तो डी को हम इनका जीसीडी बोलेंगे अगर डी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर हो, डी ए और बी दोनों को डिवाइड करे। अगर फर्ज करें सी हमारे पास कोई दूसरा इंटीजर है जो कि ए और बी दोनों को डिवाइड करता है, तो फिर सी को हमें डी को भी डिवाइड करना पड़ेगा इन केस ऑफ जीसीडी। अगर ये तीनों कंडीशन, यहाँ तक ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, तभी हम डी को जो है वो ए और बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोलेंगे या जीसीडी बोलेंगे। और इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, मैथमेटिकली एक तरफ से हम ए और डी इक्वल टू ए कॉमा बी, और इसको हम एक तरफ से ऑर्डर पेयर या कम्प्लेक्स नंबर्स की नोटेशन की तरह लिखते हैं, लेकिन बहरहाल यहाँ कम्प्लेक्स नंबर्स का कोई काम नहीं है। अगर ए और बी का जीसीडी हमारे पास डी है तो फिर इस केस में हम इसको नोटेशन ऐसे लिखेंगे कि डी इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। लेकिन जरा मैं आपको इस तीसरी कंडीशन को समझाना चाहता हूँ। तीसरी कंडीशन क्या है, यही कह रही है कि अगर सी कोई दूसरा कॉमन डिवाइजर है तो फिर इस केस में मतलब सी जो है वो डी को हमारे पास क्या करता है, डिवाइड करता है। लेकिन ये कैसे, इसको मैं कैसे आपको साबित करूँ। फर्ज करें अगर मैं दो इंटीजर्स ले लेता हूँ 8 और 16, ये मैंने दो इंटीजर्स ले लिए, ठीक है। अब इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है, इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हमारे पास 8 है। क्यों, क्योंकि 8 जो है वो इस 8 को भी डिवाइड करता है और 16 को भी डिवाइड करता है, 8 पॉजिटिव भी है। लेकिन 8 और 16 तीसरी कंडीशन पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर, मेरा मकसद आपको तीसरी कंडीशन पर समझाना है कि देखें, अब अगर आप देखें तो 4 भी तो अगर आप 4 को देख लें, 4 भी तो 8 और 16 को डिवाइड करता है, मतलब 4 भी तो 8 और 16 का कॉमन डिवाइजर है ना। लेकिन 4 जो है वो 4 8 को भी डिवाइड करता है, ठीक है ना। तो मैं जरा ठीक करके लिखता हूँ। अब देखें 4 जो है वो 8 और 16 दोनों को डिवाइड करता है, ठीक है ना। लेकिन मैंने पहली बात तो ये पहले मैंने आपको ये कहा है कि 8 जो है वो 8 और 16 को डिवाइड करता है, मतलब 8 और 16 का जो जीसीडी है, ये चले मैं पहले से ही लिख लेता हूँ कि 8 8 और 16 का जो जीसीडी है, मैं उस नोटेशन के मुताबिक वो हमारे पास क्या है, 8 है, ठीक है ना। लेकिन 4 भी तो 8 और 16 को डिवाइड कर रहा है ना, तो आप देखें 4 तो हमारे पास 8 को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखें तो 2 भी तो 8 और 16 को डिवाइड करता है, मतलब 2 भी तो 8 और 16 का कॉमन डिवाइजर है हमारे पास। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो 2 भी हमारे पास 8 को डिवाइड करता है, ठीक है ना। मतलब क्या है, और 8, पहली बात तो ये कि 8 और 16 का जो कॉमन डिवाइजर है वो हमारे पास क्या है, 8 है, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हमारे पास क्या है, 8 है। 8 और 16 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हमारे पास 8 है। 8 और 16 की जो बाकी कॉमन डिवाइजर्स हैं 2 और 4, ये दोनों हमारे पास क्या करते हैं, 8 को डिवाइड करते हैं हमारे पास। तो इसलिए ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की जो कंडीशन है, तीनों कंडीशन, उनको ये क्या कर रहा है, 8 सेटिस्फाई कर रहा है, तीसरी कंडीशन को भी 8 सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। इसलिए ये हमारे पास तीसरी कंडीशन आम है कि अगर हमारे पास कोई और कॉमन डिवाइजर्स है तो वो
दूसरा कॉमन डिवाइज़र ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र को भी हर सूरत क्या करेगा, डिवाइड करेगा। मतलब 3 कंडीशन है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र की कि पॉज़िटिव होगा, दोनों इंटीजर्स को डिवाइड करेगा। अगर उन दोनों इंटीजर्स का कोई दूसरा कॉमन डिवाइज़र है, उसको भी इस ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र को डिवाइड करना होगा, ठीक है? और ये एक नोट लिखा हुआ है कि अगर फ़र्ज़ कर लें ए, बी हमारे पास 2 इंटीजर्स हैं, फ़र्ज़ करें ए और बी हमारे पास क्या है, 2 इंटीजर्स हैं, ठीक है? और ए जो है वो बी और सी के प्रोडक्ट के बराबर है, तो इस केस में ए और बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र हमारे पास बी होता है। इसको ख़ैर आप वैसे खुद जस्टिफ़ाई कर सकते हैं या ज़रूरत हो तो उसको हम प्रूफ़ भी कर लेंगे। लेकिन अगर ए, बी और सी के प्रोडक्ट के बराबर हो, तो इस केस में ए और बी का जीसीडी हमारे पास क्या होता है? बी होता है हमारे पास, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। अब तक आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। लेक्चर आज का बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आसान है। हाँ, थोड़ा आपने कैलकुलेशन और स्टेप्स वाइज़ प्रैक्टिस करनी होगी इसकी।